गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या है, इसके बारे में बता चुके हैं कि आकाशगंगा किस प्रकार एक पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। उसी प्रकार जो हमारा सौरमंडल है, ये भी जो है एक छोटा सा भाग है ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे सौरमंडल में जो है, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसकी खोज कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में किया। और कैप्टन नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि ग्रहों की जो गति होती है कैसे दीर्घवृत्ताकार पथ पर होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सौरमंडल जो होता है हमारा, एक ब्रह्मांड का छोटा सा भाग होता है, जिसमें केंद्र बिंदु जो होता है सौरमंडल का वो सूर्य होता है। हमारे सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु है वो सूर्य है। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्कापिंड है, सब इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। इसके पीछे दो कारण है। पहला कि जो सूर्य का जो द्रव्यमान है, ये हमारे पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं सभी के द्रव्यमान का ये जो है 99.9% है। तो कह सकते हैं कि 99.9% जो द्रव्यमान है वो सूर्य का है। इसकी तुलना में इनका द्रव्यमान कुछ नहीं है। यही कारण है सूर्य को पूरे सौरमंडल का केंद्र बिंदु माना गया है। दूसरा कारण यह है कि इस पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है। यही कारण है सूर्य को जो है सौरमंडल का केंद्र बिंदु माना गया है। सौरमंडल जो होता है हमारा, इसमें जो है 8 ग्रह है। 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह रहते थे, प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो होता है अरुण का कक्षा काट देता था, जिसके कारण इसे ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह में रख दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे कि आखिर ये जो सौरमंडल है किसे कहेंगे, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड हैं, जिन्हें हम लोग ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, उल्कापिंड कहते हैं, इन सभी को सामूहिक रूप से सौर मंडल बोला जाता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो अब बात आता है कि आखिर ग्रह किसे कहेंगे, तो ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं ग्रह। ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाए उन्हें कहा जाता है ग्रह। और वे आकाशीय पिंड जो इस ग्रह का चक्कर लगाते हैं इन्हें कहा जाता है वो ग्रह। दोनों में क्या अंतर है आप लोग समझ सकते हैं कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं इन्हें कहा जाता है ग्रह। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह, और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। और सभी को जो शुद्ध ग्रह हैं, ग्रह, उपग्रह, सभी को सामूहिक रूप से सौर मंडल बोला जाता है। तो ये आपने यहाँ देखा कि हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह है। प्लूटो जो 9वां ग्रह था, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि ये दूसरी ग्रह की कक्षाओं को काट देता था। तो सौरमंडल की खोज आपने देखा 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने किया, और ग्रहों की जो गति का नियम दिया वो केपलर ने दिया। तो अब यहाँ देखेंगे कि जितने भी ग्रह हैं ये जो होते हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। इस दीर्घवृत्ताकार पथ को परवलयाकार पथ भी बोला जाता है, दीर्घवृत्ताकार पथ भी बोला जाता है। तो जितने भी ग्रह हैं इसी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। जब ये ग्रह सूर्य से दूर रहते हैं इनकी गति धीमी होती है, जब ये सूर्य के पास आ जाते हैं इनकी गति तेज हो जाती है। तो ये जितने भी गति हैं, जितने भी ग्रह हैं, सब देख रहे हैं आप, ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर जितने भी ग्रह हैं सब गति करते हैं। तो कुल 8 ग्रह हैं। इनको हम लोग 2 श्रेणी में बांटे हैं। पहला यहाँ देखेंगे आप कि जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो कि मंगल और पृथ्वी के बीच में पाया जाता है, यहाँ से अंदर के जो ग्रह होते हैं इन्हें हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्योंकि इन सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा है, इसलिए इन सभी ग्रहों को पृथ्वी ग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो अंदर के 4 ग्रह हैं इन्हें हम लोग आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और इसको पृथ्वी ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि चारों ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो है पृथ्वी है, इसलिए इसे पृथ्वी ग्रह भी बोला जाता है।
इसके बाहर जो इस साइड जितने ग्रह हैं सबको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं और इन्हें बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, क्योंकि इन सभी ग्रहों में बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ देखेंगे कि जितने अंदर के चारों ग्रह हैं सब ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि ये चारों ग्रह जो होते हैं ये गैस के फॉर्म में होते हैं। बहुत ही शांत गैस किया हुआ रहता है, ये सभी गैस के फॉर्म में होते हैं, जबकि अंदर के जितने भी हैं सब सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। इन्हें हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, इन्हें हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। नाम याद कैसे करेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये पहले चारों का नाम याद कर लीजिए। ये बुध ग्रह है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति, शनि और वरुण। तो अगर हम बात करें बुध का, तो बुध को कहते हैं मरकरी, मरकरी बोला जाता है। शुक्र को बोला जाता है वीनस, पृथ्वी बोला जाता है अर्थ, मंगल को कहते हैं मार्स, बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर, शनि को कहते हैं सैटर्न, अरुण को कहते हैं नेपच्यून, यूरेनस, इसे कहते हैं नेपच्यून। आप यहां से देखेंगे तो जो है पहले इन चारों का नाम याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, शनि और वरुण। इस प्रकार ये आठों ग्रह हमको याद हो जाते हैं। अब इनमें थोड़ा सा देखेंगे तो सबसे बड़ा आपको बृहस्पति ग्रह दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा बुध ग्रह है। तो पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला सवाल कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ये वरुण हो गया। अगर हम बात करें कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। और ये जो शुक्र ग्रह है ये किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में शुक्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये सब है ग्रह। और किस ग्रह के चारों ओर छल्लेनुमा संरचना बनी रहती है? शनि ग्रह। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण को। किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं? वरुण को। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये ग्रह है जो कि एक सामान्य है, जिससे सवाल अक्सर थोड़ा बहुत पूछा जाता है। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ये जो ग्रह हैं, सूर्य है, क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, कैसे चक्कर लगाते हैं और किस प्रकार ये एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूर्य के बारे में और जानेंगे सूर्य के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सूर्य के बारे में। ये सूर्य है, ये हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। ये सूर्य जो है ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन इसमें 71% है और हीलियम जो है 26.5% है। सूर्य जो होता है, अन्य गैसें जो हैं, अन्य गैसें भी हैं, अन्य गैसों की जो संख्या है, अन्य गैसें जो हैं वो 2.5% के आसपास हैं। तो कह सकते हैं आप कि ये जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, मुख्यतः इन्हीं से मिलकर सूर्य बना है। तो सूर्य के बारे में पहला जो फीचर है कि ये है कि ये तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। तो पूछा जाता है सूर्य क्या है? तो सूर्य तारा है। और जितने भी तारे होते हैं सभी में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और उसी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो जितने भी तारे हैं सब हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं। तो चूंकि सूर्य भी एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अगर हम बात करें कि सूर्य को हो गया एक तारा, लेकिन सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक का तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पूछा जाता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जबकि सूर्य क्या है? ये भी एक प्रकार का तारा है, ये भी एक तारा है और इसमें जो ऊर्जा निकलती है
इतनी ज्यादा। ये जो होता है नाभिकीय संलयन की एक प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल मिलके हीलियम के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं प्लस ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही ऊर्जा जो होता है उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में सूर्य से बाहर निकलता है। तो जो है हीलियम है और हाइड्रोजन है, ये जितने भी हाइड्रोजन है ये धीरे धीरे करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक कंडीशन ऐसा रहेगा जब सब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा। ऐसा करने में इसकी जो उम्र है 10^11 वर्ष है, दैट इज 5 बिलियन वर्ष है। अभी सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है और ये 10^11 वर्ष तक जो है लगातार प्रकाश देता रहेगा। तो जो सूर्य है ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ही हाइड्रोजन है। उसके बाद हीलियम है। अगर ब्रह्मांड की बात करेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, तब हीलियम है। यह हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलता रहता है, जिससे प्रक्रिया जो चलती है नाभिकीय संलयन की और इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलता है। यही ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आता है। जितने भी ऊष्मा निकलते हैं सूर्य से, इसका 2 अरबवां भाग ही जो है पृथ्वी तक आता है, बाकी जो है ब्रह्मांड में फैल जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य से निकली हुई समस्त ऊष्मा और प्रकाश का केवल 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर आता है, बाकी वो ब्रह्मांड में वितरित हो जाता है। तो नाभिकीय संलयन में बहुत ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलता है, प्रकाश निकलता है। इसका केवल 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर आता है। किस क्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। जो हाइड्रोजन बम होते हैं ये नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होते हैं, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। तो जो सूर्य है इसमें जो ऊर्जा है उसका कार्य है नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन नाभिक में हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता रहता है। तो जो सूर्य है इसमें अगर बात करें तो सूर्य की बात करें तो सूर्य में जो है सबसे जो बीच का केंद्र बिंदु है, जो केंद्र बिंदु है इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है ये होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, या इसे कह दीजिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, या इसे कह दीजिए 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इस केंद्र का ताप होता है, सूर्य के केंद्र का ताप होता है। जैसे लेकिन जो प्रकाश निकलता है ये इसके यहां से निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। तो जो केंद्र बिंदु है ये केंद्र बिंदु है जिसे हम लोग कोर कहते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो प्रकाश निकलता है ये प्रकाश मंडल से निकलता है सूर्य के। ये जो प्रकाश मंडल होता है इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो प्रकाश मंडल होता है जहां से सूर्य का प्रकाश निकलता है उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये जो सूर्य है इसकी जो ज्वाला है, लपट है, लगभग 1 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर केवल इसकी ज्वाला निकलती है। जब यही ज्वाला कभी टूट करके पृथ्वी पर आ जाती है, जब यही ज्वाला कभी टूट करके पृथ्वी पर आ जाती है तो यहाँ पे जो होता है काले काले धब्बे निशान बन जाते हैं। इस काले नुमा धब्बे निशान को कहा जाता है सौर कलंक। इन्हें कहा जाता है सौर कलंक बोला जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है ये प्रकाश मंडल के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका टेम्परेचर होता है 4500 डिग्री सेल्सियस। सौर कलंक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। पूछा जाता है सूर्य के किस भाग से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, तो आप बताएंगे सौर कलंक से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। जिस प्रकार जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो सूर्य है ये हमारे जो आकाशगंगा है उसका चक्कर लगाता है। और इसको चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में। तो आप कल्पना कर सकते हैं
कि सूर्य की साइज इतना बड़ा होने के कारण ही इसको इतना समय लगता है, और ये जो सौर कलंक है इसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। तो यह केंद्र बिंदु है जिसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ है, और प्रकाश मंडल है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, और यहीं से जो है प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जबकि सौर कलंक तब उत्पन्न होगा जब इसकी एक ज्वाला टूट करके अन्य जगह चली जाए, जैसे पृथ्वी पे आ जाए। जब इसकी ज्वाला टूट करके पृथ्वी पे आती है तब ये रंगीन किरणों के रूप में आती है, और पृथ्वी पर जैसे ही ये आएगी, पृथ्वी में 2 ध्रुव है, ये है उत्तरी ध्रुव और इधर है दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव जो होते हैं, ये दोनों ध्रुव जो होते हैं, ये आने वाले इन रंगीन ज्वालों को जो है आकर्षित कर लेते हैं और इधर आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे 2 ध्रुव है, इधर है उत्तरी ध्रुव, इधर है दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुव तो आकर्षित हो जाएंगे और यहाँ रंगीन संरचना बनाते हैं। देखने में ज्वालामुखी रंगीन संरचना रहेगा, ये उत्तरी ध्रुव पे भी रहेगा और दक्षिणी ध्रुव पर भी रहेगा। तो जो एक ज्वालामुखी संरचना है इसे कहा जाता है ऑरोरा और रोरा बोला जाता है। अगर ये उत्तरी ध्रुव पे है, अगर ये उत्तरी ध्रुव पे रहता है तो इसे कहा जाता है ऑरोरा, ऑरोरा, ऑरोरा बोरियोलिस बोला जाता है। जब ये उत्तरी ध्रुव पे रहता है इसे कहेंगे, ज्वाले का नाम हो जाएगा ऑरोरा बोरियोलिस। जब ये दक्षिणी ध्रुव पे रहेगा इसका नाम हो जाता है ऑरोरा, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से ज्वाला टूट के जाता है पृथ्वी को आकर्षित होता है, तो ज्वाला जहाँ से टूट के जाता है तो वहाँ पे काले धब्बेनुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम लोग सौर कलंक कहेंगे। इस सौर कलंक का टेम्परेचर जो होता है प्रकाश मंडल के टेम्परेचर से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से ये जो होता है, ये जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसका टेम्परेचर होता है 4500 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। जो ज्वाला टूट के जाती है, ये जो है जब पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी 2 ध्रुव होते हैं, ये दोनों ध्रुव आकर्षित कर लेते हैं ज्वाला को, और यहाँ पे रंगीन संरचना बनती है। जो यहाँ पे आकर्षित हो जाते हैं, रंगीन नुमा संरचना जो बनती है, अगर ये उत्तरी ध्रुव पे है उसे कहेंगे ऑरोरा बोरियोलिस, अगर ये दक्षिणी ध्रुव पे है उसे कहेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो दोनों का स्पेशल नाम दे दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सूर्य है ये लगातार 5 बिलियन वर्ष की आयु है, जो कि वैज्ञानिकों ने बताया है। लगातार ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहेंगे और 2 अरबा भाग ही सिर्फ पृथ्वी पर आता है, बाकी ये ब्रह्मांड में वितरित हो जाता है। ये भी चक्कर लगाता है हमारी आकाशगंगा का, और इसको चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो अब ये सब इतना था सूर्य के बारे में। और सूर्य से जो प्रकाश निकलते हैं उसके जो वेग होता है, स्पीड होता है, वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब सूर्य के बारे में है कि सूर्य जो होता है ये, और ये जो सूर्य है ये 99% 99.9% जो होता है हमारे सौरमंडल के द्रव्यमान ग्रहण किए रहता है। कहने का तात्पर्य है इसके द्रव्यमान की तुलना में जितने भी ग्रह हैं इनका द्रव्यमान नगण्य है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान 99.9% है इन सभी की तुलना में, और पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत यही सूर्य ही है। होता क्या है, होता क्या है, जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य है ये और ये पृथ्वी है, दोनों के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पे नहीं पहुंचता, जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस कंडीशन में ये चंद्रमा जो होता है सूर्य के एकदम बीच में आ जाता है। जब सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य को ढक लेगा। ये जो ढकना है इसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ये आंशिक सूर्य ग्रहण भी होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ किनारे से सूर्य का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे यहाँ चंद्रमा के बीच में आ जाता है और सूर्य की चमक रहा है, तो सूर्य का जो संरचना होती है गोल ना होकर के ऐसे होती है।
तो जो ऐसी संरचना है, ये संरचना जो कहलाता है इसे कहते हैं कोरोना। इसे बोला जाता है कोरोना कहा जाता है। और जो कोरोना वायरस है उसका नाम भी इसी सूर्य के जो किनारे किनारे संरचना बनी है इसी के नाम पे पड़ा है, क्योंकि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर भी ऐसे है और इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है। कोरोना जिसको हम लोग मुकुट भी कहते हैं, ताज कहा जाता है, ये संरचना ऐसे बनती है, ऐसे हमको दिखाई देता है। और इससे क्या होता है, इससे बहुत खतरनाक किरण होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्स रे निकलता है, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। यही कारण कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे एक्स रे नामक हानिकारक किरण भी निकलती है, अन्य किरण भी निकलती है जो मानव जीवन के लिए अधिक दुखदायी है और खतरनाक है। तो जो कोरोना नामक स्ट्रक्चर है ये बनता है सूर्य ग्रहण के समय। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो यहाँ देखेंगे चंद्रमा एकदम बीच में आ जाता है और किनारे किनारे साइड जो होता है ये चमकीला भाग, ये पूरा चमकीला भाग दिखाई देता है, इसे कहा जाता है डायमंड रिंग। डायमंड रिंग हमें तभी दिखाई देगा जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे, तो इसे कहते हैं डायमंड रिंग। डायमंड रिंग बोला जाता है। हिंदी में कहते हैं हीरक वलय, हीरक वलय बोला जाता है। ये डायमंड रिंग हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है। यहाँ से एक्स किरणें, गामा किरणें, कॉस्मिक किरणें, बहुत ढेर सारी किरणें निकलती हैं जो कि कैंसर भी उत्पन्न करती है और नुकसानदेह भी हैं। तो ये डायमंड रिंग है, ये जो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पड़ेगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय लगता है, ये डायमंड रिंग बनता है और जिसे हम लोग हीरक वलय कहते हैं। और इसके जो किनारे किनारे जो संरचना होती है ये कोरोना नुमा होती है, मुकुट के नुमा होती है, इसीलिए इसको कोरोना बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं मुकुट। और इससे जो है हानिकारक किरण, एक्स रे, गामा किरण और कॉस्मिक किरण निकलता है। तो ये तीन बातें हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य कैसे उसका उत्पन्न करता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। तो अब देखते हैं कि सूर्य के बारे में इतना जानने के बाद अब हम ग्रहों के बारे में स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं बुध ग्रह को। इसको हम हटा दे रहे हैं। अब जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। दो बातें हैं, पहला बात है कि ये सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, और दूसरी बात हो जाती है कि हम सूर्य के सबसे नजदीक है। तो पहला बात हो गया सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, और दूसरा सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और इसके बाद तीसरी बात यह आ जाती है कि इसके अंदर एक विशेष गुण होता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है बुध ग्रह के अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं बुध ग्रह के अंदर। चौथी बात है कि इस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता बुध ग्रह का कोई भी। और ये सौरमंडल का सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे पास में है और इसके कोई चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। सबसे पास में होने के कारण ये सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगा लेता है और इसका एक चक्कर जो होता है ये 88 दिन में पूरा कर लेता है। ये सूर्य का एक चक्कर जो है ये 88 दिन में पूरा कर लेता है। और इसका जो तापांतर होता है ये बहुत ज्यादा होता है दिन के समय और रात के समय में। जो ताप में जो अंतर होता है उसे तापांतर कहते हैं। तो ये जो बुध है ये रात के समय -450 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस तक चलाता है, और रात में -150 और दिन में 450 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये जो ताप पाया जाता है इसके अंदर जो ताप पाया जाता है ये इसी का अंतर होता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है इसके तापांतर में। रात में ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो रात में
तक जाता है और दिन में प्लस में बहुत ज्यादा चला जाता है, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस और 450 डिग्री सेल्सियस। इसके ताप में बहुत ज्यादा अंतर होता है और ये सबसे पास का ग्रह है सूर्य के और इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। ये जो शुक्र ग्रह है ये जो होता है सूर्य से दूरी के मामले में दूसरे नंबर पर है और आकार व घनत्व की दृष्टि से ये पृथ्वी के समान है। यही कारण है पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, क्योंकि सुबह में तो दिखाई भी देता है, भोर का तारा, जुड़वा ग्रह। और ये जो शुक्र ग्रह है ये लगभग सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। पूछा जाता है पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो जवाब मिलेगा शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो कितनी बातें हो गई, इसे ही ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है और इसके वायुमंडल में जो है, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 98% पाया जाता है और नाइट्रोजन 2% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा पाए जाने के कारण ही ये ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो पूछा जाता है कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है, ये शुक्र ग्रह है। ऐसा मत समझिएगा कि बुध ग्रह होगा सबसे नजदीक है सूर्य के इसलिए सबसे ज्यादा गर्म होगा, ऐसा नहीं है। इसका कारण है कि जो शुक्र है इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण इसका वायुमंडल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और ये पूरे सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। इसके कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति इसके वायुमंडल में अत्यधिक है। तो जो शुक्र ग्रह है ये जो होता है इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। अगली बात, ये पृथ्वी सबसे नजदीक है, गर्म ग्रह है, कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जैसे जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर जितने भी ग्रह हैं सब जो होते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं, वामावर्त जो है गति करते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह है ये दक्षिणावर्त गति करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करता है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं। चाहे पृथ्वी हो, मंगल हो, सब लोग पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करेंगे, जबकि ये जो है शुक्र है ये जो होता है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है। तो यहाँ जो सुबह होता है ये पश्चिम से होता है और शाम पूर्व में होता है। ये ग्रह है शुक्र और यहाँ हो जाएगा वरुण, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करते हैं, दैट इज ये पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं। तो कितनी बातें हो गई, इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। यही कारण है इसे सुंदरता की देवी बोला जाता है, जो कि इसका आकार और घनत्व में ये पृथ्वी के समान है। यही कारण है इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की भगिनी बोला जाता है, जुड़वा बहन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान होता है। तो इतनी बातें हो गई शुक्र के बारे में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है और यही कारण है कि चमकता भी है और ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी है। तो ये सब बातें हैं शुक्र ग्रह के बारे में। इसको ध्यान दीजिएगा कि अरुण और शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करते हैं, दैट इज ये पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं, जबकि अन्य ग्रह जो है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। यहीं से स्टार्ट हो जाता है उपग्रह के बारे में। इसके पहले जो बुध था, शुक्र था, इसमें उपग्रह नहीं पाए जाते थे, कोई उपग्रह नहीं होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि ना तो बुध में ना तो शुक्र में कोई उपग्रह नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
तो जो पृथ्वी है इसी यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है। जीवन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जो होता है, 71% भाग जो होता है ये जल से घिरा है, जबकि केवल 29% भाग ही जो है इसमें स्थल है। और जल की इतनी ज्यादा अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी की उपस्थिति बहुत ज्यादा है। यही एकमात्र ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है। तो इससे पहले जो दोनों ग्रह थे इस पर कोई उपग्रह नहीं थे, यहीं से उपग्रह स्टार्ट हो जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का गति करता है। तो पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, जबकि एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में समझ लें कैसे गति करती है और क्या विशेषताएं हैं। जो होता है पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये है 14,97,95,900 किलोमीटर। कितना है? 14,97,95,900 किलोमीटर। लेकिन ये जो सूर्य है, ये पृथ्वी जो होता है सूर्य के परवलयाकार पथ पर गति करता है। सपोज दैट, मान लीजिए कभी पृथ्वी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है और कभी यहाँ है। तो जो पृथ्वी है ये जो होता है परवलयाकार पथ पर गति करता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है। ये कभी सूर्य के नजदीक होता है, कभी सूर्य के दूर होता है। तो सूर्य है, इसके जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं ये 8 मिनट 20 सेकंड का भी समय लिखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में घटती बढ़ती रहती है। अगर कहीं 8.16 सेकंड आए तब भी सही है, ये भी सही रहेगा। आप ऑप्शन के अनुसार टिक करिएगा। तो ये जो सवाल है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। और ये जो सूर्य है ये पृथ्वी से अगर हम रफली बोले याद करने के लिए तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम इजेक्ट वैल्यू की बात करें, राउंड फिगर ना देखें, तो 14,97,95,900 किलोमीटर की दूरी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो दूरी घट बढ़ रही है इसको कैसे मैनेज करें, क्या मतलब है ये, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं कि जो पृथ्वी है ये कैसे है, स्थिर है और कैसे झुकी हुई है अपने अक्ष से। तो यहाँ देखेंगे कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे सीधा ना होके, ये नारंगी के समान है, पूर्णतः गोल नहीं है, ये नारंगी के समान है। और ये जो है ये अपने अक्ष पे ऐसे ना होकर के, अपने अक्ष से ना होकर के 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे ऐसे सीधा ना होकर के 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी जो है झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन केवल झुकाव ही नहीं कारण है ऋतु परिवर्तन का। ऋतु परिवर्तन के लिए 2 कारण है। पहला कि ये पृथ्वी का अपने अक्ष से झुकाव 23.5 डिग्री और सूर्य का जो परिक्रमण कर रही है ये कारण है। पहला कारण है पृथ्वी का अपने से झुकाव, और झुकाव के साथ जो सूर्य का परिक्रमा कर रही है, ये दोनों कारण है ऋतु परिवर्तन के लिए। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर हम इसके आधार तल से बात करें, यहाँ से बात करें, यहाँ से आ जाएगा 66.5 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 90 होता है। तो अगर यहाँ से 23.5 झुकी है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 66.5, तो ओवरऑल कितना हो गया 90 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये आधार से पूछे तो 66.5 डिग्री झुकी है। और अगर ऊपर से पूछे कि अपने अक्ष से कितना झुका है तो अक्ष से ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इस प्रकार ये गति करता है। और पृथ्वी जो होता है ये 2 प्रकार का गति करता है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी ग्रह हैं सब 2 प्रकार के गति करते हैं। इस गति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो पहले हम समझाते हैं आप लोगों को क्या है परिक्रमण। परिभ्रमण देखिए, पहले
तब आप समझिए क्या होता है परिक्रमण। ध्यान दीजिएगा, पहले परिभ्रमण गति देखिए, तब आप समझेंगे परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति जो है इसको अन्य नाम है, इसको कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति भी कहा जाता है, इसे दैनिक गति भी कहा जाता है, दैनिक गति कहा जाता है। और परिक्रमण गति का नाम है वार्षिक गति। आशा है कुछ समझ में आ रहा होगा, इसके इतने नाम है और इसके इतने नाम है। ऐसे समझिए, जैसे ये पेन है, मान लीजिए स्केच है, तो ये जो अपने जगह पर खड़े होकर घूमता है इसे कहता है घूम रहा है, घू से बना है घूमन घूर्णन। जैसे हम लोग अपने जगह पर खड़े होके ऐसे घूम जाए, यही कहलाता है घूर्णन। क्या कहलाता है? घूर्णन। घूमना ही क्या है? घूर्णन है। तो हम जो है अपने जैसे स्केच घूम रहा है अपने जगह पे, यही है घूर्णन। अपने अक्ष पे पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, यही है घूर्णन गति, जिसे हम लोग परिभ्रमण गति भी कहते हैं और दैनिक गति भी कहते हैं। इसे पृथ्वी अपने अक्ष पे, जो अपना अक्ष है हमारा सीधा, इस पे घूमना ही घूर्णन गति है, यही परिभ्रमण गति है, यही परिभ्रमण गति है। और इसे ही दैनिक गति कहा जाता है। इस गति के कारण पृथ्वी पे दिन रात होते हैं। क्या होता है? दिन और रात होता है। पूछा जाता है पृथ्वी पर दिन रात होने के कारण है क्या? पहला हो जाएगा, या तो ऑप्शन में परिभ्रमण गति कहे तब भी यही है, घूर्णन गति कहे तब भी यही है, दैनिक गति कहे तब भी यही है। दैनिक गति माने जो रोज घूमता है तभी दिन रात होता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन रहे, चाहे परिभ्रमण गति कहे, चाहे घूर्णन गति कहे, या दैनिक गति कहे, बात एक ही होगा। तो इस गति के कारण दिन रात होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए। परिभ्रमण गति हो, घूर्णन गति हो, दैनिक गति हो, सब अपने अक्ष पे जो घूमता है, जो अपने अक्ष पे घूमता ऐसे है, ऐसे अपने अक्ष पे घूम गया, यही है घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, दैनिक गति। इस गति के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण क्या होता है? ये अपने अक्ष पे घूमते हुए किसी वस्तु के चारों ओर जो घूमता है, इसे कहते हैं परिक्रमण गति। कैसे समझेंगे? हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उस वहीं से बना है परिक्रमण गति। परिक्रमण में किसी अक्ष के चारों ओर घूमना ही परिक्रमण गति कहलाता है। जबकि अपने अक्ष में घूमना ही ये होता है परिभ्रमण, और किसी दूसरे अक्ष पे घूमना परिक्रमण। जैसे पृथ्वी, मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष भी घूम रही है, अपने अक्ष पे से घूम रही है। जो अपने अक्ष पे घूमता है ये होता है परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, दैनिक गति। और अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है, चारों तरफ घूम रही है, और ये चारों तरफ घूम रही है, इसे कहते हैं परिक्रमण गति। वार्षिक गति तभी होगा, एक वर्ष में जो गति करता है यही है वार्षिक गति। तो एक वर्ष में चली गई दूरी ही वार्षिक दूरी कहलाती है, वार्षिक गति कहलाता है। और इसे ही परिक्रमण गति कहा जाता है। तो किसी वस्तु के चारों ओर घूमना ये परिक्रमण गति है, जबकि अपने अक्ष पे घूमना ये परिभ्रमण गति है। तो ये दोनों अंतर यही है। जैसे लट्टू है, लट्टू अपने अक्ष पे घूमता रहता है और साथ में ऐसे भी घूमता है, तो ये परिक्रमण गति कर रहा है, परिभ्रमण गति कर रहा है और परिक्रमण गति कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं। तो पृथ्वी जो है, हाँ एक अंतर और समझ लीजिए, परिभ्रमण में परिभ्रमण है, मान लीजिए परिभ्रमण गति है। अब यहाँ समझिए कि जो दिन रात होते हैं ये पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। लेकिन पृथ्वी पे जो दिन रात है इसका छोटा और बड़ा होना ये इसके परिक्रमण गति के कारण होता है। ध्यान सुनिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। दिन रात का होना, दिन और रात का होना ये दैनिक गति, परिक्रमण गति या घूर्णन गति के कारण होता है। लेकिन दिन रात का छोटा या बड़ा होना, दिन रात का छोटा या बड़ा होना ये परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी यहाँ रहती है कभी दिन छोटा, फिर यहाँ ये दिन बड़ा, तो ये इस परिक्रमा कर रहा है, तो परिक्रमण गति के कारण दिन छोटा बड़ा होता है। जबकि दिन रात जो होता है ये इसके परिभ्रमण गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है, जिसे हम लोग दैनिक गति कहते हैं। तो दोनों में
में अंतर समझिएगा कि दिन रात छोटा का बड़ा हो रहा है, ये परिभ्रमण गति के कारण हो रहा है। अगर जो है दिन रात होता है, ये दैनिक गति के कारण होता है, परिभ्रमण गति के कारण होता है। और जो ऋतु परिवर्तन होता है, इसके लिए दो कंडीशन है। ऋतु परिवर्तन के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋतु जो परिवर्तन होता है इसके लिए दो कारण है। पहला है कि अपने अक्ष से झुकाव, अपने पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 डिग्री जो झुकाव है, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है इसका परिक्रमण गति। दूसरा कारण क्या है? इसका परिक्रमण गति। तो पृथ्वी के जो ऋतु परिवर्तन होता है इसके दो कारण होते हैं। पहला होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे जो 23.5 डिग्री झुकाव है, ये है 23.5 डिग्री झुकाव जो है, ये है पहला कारण। और दूसरा कारण है इसका परिक्रमण गति, जो ये परिक्रमा कर रहा है सूर्य का। तो ये हो गया ऋतु परिवर्तन का कारण, और ये हो गया दिन रात का कारण, ये हो गया दिन रात का छोटा और बड़ा होने के कारण। और यही जो आपने समझ लिया परिक्रमण गति, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है, परिक्रमण गति क्या होता है, इन तीनों में अंतर समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे काम भी आएगा। तो ये समझना जरूरी है कि परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है। और इसका अगर धरातल से पूछे कितने डिग्री कोण बनाता है, पृथ्वी अपने धरातल से कितने डिग्री कोण बनाता है, 66.5 डिग्री कोण बनाता है। कितने अक्ष में झुका है, 23.5 डिग्री झुका है। ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका है, जबकि धरातल से ये 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इतना हो गया। अब आगे बात करते हैं कि कभी कभी होता क्या है, ये सूर्य से कभी दूर चला जाता है पृथ्वी, कभी पास चला आता है। और चूंकि इसका जो पथ है, जो गति कर रहा है, ये दीर्घवृत्ताकार प्रवलयाकार पथ है, ये कारण है पृथ्वी कभी दूर और कभी पास हो जाता है। तो जब ये दूर रहेगा, पृथ्वी जब दूर रहेगा तो इसे कहेंगे अपसौर। ये पूछा जाता है कि अपसौर किसे कहते हैं, तो सूर्य से पृथ्वी जब दूर रहेगा इसे कहेंगे अपसौर, और जब पृथ्वी से सूर्य दूर नजदीक रहेगा इसे कहेंगे उपसौर। ध्यान दीजिएगा, उपसौर किसे कहते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कम हो जाती है इसे कहेंगे उपसौर, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है इसे कहते हैं अपसौर। अपसौर इसे इंग्लिश कहते हैं एपी हीलियन, और इसे कहा जाता है उपसौर को पेरी हीलियन। ध्यान दीजिएगा, जो अपसौर है ये उपसौर है, ये दोनों ही कंडीशन पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होते हैं। और यह जो अपसौर है इसके जब ये जो होता है, जब पृथ्वी यहाँ रहता है इसके बीच की जो दूरी होती है ये कहलाती है औसत दूरी। कैसी दूरी है, औसत दूरी। जबकि ये कहलाता है अपसौर, ये कहलाता है अपसौर, और ये कहलाता है उपसौर। तो जब पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होता है तब इसके बीच की जो दूरी होती है वो 15.2 करोड़ किलोमीटर की होती है। जब ये दूरी पास हो जाती है, नजदीक आ जाती है, ये दूरी हो जाती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। जब पास में जाती है तो सौर की कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। और जब ये अपसौर की कंडीशन होती है, दूर रहता है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है ये 15.2 करोड़ किलोमीटर रहता है। जबकि जब यहाँ रहता है ये औसत दूरी होती है, और औसत दूरी जो होता है ये होता है 14.9 करोड़ किलोमीटर की। तो सब में अंतर है, जानते रहिए कि 14.9 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी है, जिसे हम लोग खगोलीय दूरी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। खगोलीय दूरी किसे कहा जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। इसे खगोलीय दूरी नहीं कहेंगे जब अपसौर की कंडीशन रहेगा, जब उपसौर की कंडीशन रहेगा इसे खगोलीय दूरी नहीं कहेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय दूरी बोला जाता है। पूछा जाता है कि खगोलीय दूरी किसे कहते हैं,
तो ऑप्शन आंसर होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय दूरी बोला जाता है, जो कि 14.9 करोड़ किलोमीटर होता है। और ये जो अक्ष और है, ये जो होता है सबसे नजदीक की कंडीशन होती है, जो कि 3 जनवरी को होती है। पूछा जाता है उपसव किस दिन होता है, किस डेट में होता है, तो 3 जनवरी को होता है, जबकि अपसवर जो होता है ये 4 जुलाई को होता है। ध्यान दीजिएगा, जनवरी में 3 शब्द है JAN, यहाँ 3 हो गया, जुलाई में 4 शब्द है, 4 को होगा। तो अपसवर जो होगा ये 4 जुलाई को होता है, और उपसर्ग जो रहेगा ये 3 जनवरी को रहेगा। और ये जो होता है इस प्रकार पृथ्वी जो होती है कभी सूर्य के पास और कभी सूर्य से दूर होती है। तो पृथ्वी पर 71% जल है, 29% स्थल है। और ये जो गति है इसका वार्षिक गति किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो पृथ्वी का जो है वार्षिक गति जो होता है, एक साल में पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी को ही वार्षिक दूरी बोलते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। कितना होता है ये, इसको जानते हैं, और इसको जानते हैं। सपोज दैट ये सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गए, तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है, तो दैनिक गति है पृथ्वी की अपने अक्ष पे गति है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में जो गति होता है इसे दैनिक गति कहते हैं या गुणन गति कहते हैं। इसको पूरा करने में 23 घंटा लगभग 24 घंटा लगता है। 23 घंटा 56 मिनट का समय लगता है, जिसे हम लोग राउंड फिगर 24 घंटा कहते हैं। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक राउंड लगाने में जिसे हम लोग वार्षिक गति कहते हैं, इसमें जो समय लगता है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन 6 घंटा लगता है। ये राउंड फिगर है, एग्जैक्ट वैल्यू है 56 मिनट 48 सेकेंड, लेकिन हम लोग 365 दिन 6 घंटा राउंड फिगर लिखते हैं। तो जो पृथ्वी का जो एक वार्षिक गति होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जिसे हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। जबकि इसकी जो दैनिक गति है ये 24 घंटे का होता है। 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड का होता है, जिसे हम लोग 24 घंटा लिखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो दैनिक गति है इसके कारण दिन रात होता है, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और ये जो वार्षिक गति होता है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। तो एक साल में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, अगले साल में 365 दिन 6 घंटे लगेंगे, फिर 365 दिन 6 घंटे लगेंगे। यही कारण होता है चौथा जो वर्ष होता है ये 365 दिन, इसमें 3 से 18 दिन हो जाते हैं, 18 घंटे हो जाते हैं, और फिर इसका 6 घंटा लेकर के इसमें जो है 366 दिन का हो जाता है। तो ये पहला वर्ष हो गया, दूसरा तीसरा, जो चौथा वर्ष रहेगा वो वर्ष जो रहेगा वो लीप वर्ष रहेगा। वो कैसा वर्ष रहेगा, लीप वर्ष रहेगा। यहाँ पे 365 दिन ना होकर के 366 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक वर्ष होता है, एक वर्ष में जो चक्कर लगाता है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, दूसरे वर्ष में भी 365 दिन 6 घंटे लगेंगे, अगले वर्ष में भी 365 दिन 6 घंटे लगेंगे। तो ये 6 घंटा मिलके चौथे वर्ष में 24 घंटे हो जाते हैं, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। और इस कंडीशन में जो साधारण वर्ष चल रहा था 365 दिन का, ये 365 दिन ना होकर के 366 दिन का हो जाता है। और ये जो 366 दिन होते हैं, इसमें फरवरी का जो महीना होता है ये 28 दिन का ना होकर के कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो ये तरीका होता है लीप वर्ष निकालने का, 366 दिन का हो जाएगा, और इसमें फरवरी का महीना 28 दिन ना होकर के 29 दिन होता है। हर चौथे साल एक दिन बढ़ जाता है, उस कंडीशन में फरवरी का महीना 28 दिन का ना होकर के 29 दिन का होता है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। पूछा जाता है साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और जो पृथ्वी है ये जो होता है ये अपने जगह पे राउंड चक्कर लगा रहा है, इससे ऋतु परिवर्तन भी होता है, दिन रात भी होते हैं। और इसकी जो सूर्य से दूरी है ये 15.2 करोड़ किलोमीटर है, हमने बता दिया। अब जान लेते हैं कि जो पृथ्वी है, अब इतना हो गया इसके बारे में।
को नीला ग्रह कहा जाता है, यही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ऐसे इसका व्यास हो गया 12,742 किलोमीटर, इतना मायने नहीं रखता है, ये सब चीजें जानते रहिए। आगे देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह है, इसका रंग जो है ये लाल रंग का है, ये लाल रंग का है। इसका लाल रंग, इस पे उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इस मंगल ग्रह का जो रंग होता है लाल रंग का होता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये जो होता है ये भी अपने अक्ष से, ये भी अपने अक्ष से जो है, अभी अपने अक्ष से जो है 25 डिग्री 1 डिग्री झुका, 25.1 डिग्री झुका हुआ है। यही कारण है इस पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पर भी क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। और ऋतु परिवर्तन के साथ साथ इसके दो ग्रह होते हैं, दो उपग्रह हैं मंगल के। एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। ये भी अपने अक्ष से 25.1 डिग्री झुका हुआ है। इसका लाल रंग, इस पर उपस्थित जो मिट्टी होती है इसके, इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है, यही कारण होता है कि इसका रंग लाल होता है। इसके 25.1 डिग्री झुके होने के कारण इस पे ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो पूरे सौरमंडल का जो कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है जिसे हम लोग कहते हैं ओलिपस मेसी, इसी मंगल ग्रह पर ही है। तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, इसी मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, सबसे ऊंचा पर्वत सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये जो है मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। तो मंगल ग्रह के बारे में इतनी जानकारी जानते रहिए कि ये जो होते हैं ये दो ग्रह हैं इसके, फोबोस डीमोस, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, इसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है पूरे सौरमंडल का ओलिपस मेसी, ये भी मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। ये जो होता है ये लगभग पृथ्वी के समान होते हैं और 687 दिन में ये जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर 687 दिन में लगाते हैं। और ये जो मंगल ग्रह है ये पृथ्वी के पास में है और ये पृथ्वी के जस्ट बाद में है। तो क्रम से देखा जाए सूर्य से चौथे नंबर पर है मंगल ग्रह। तो ये जो डीमोस है ये जो होते हैं पूरे सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे डीमोस। पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। जैसे इसके एक उपग्रह है, इसके एक उपग्रह है, इसके दो उपग्रह है, इसके 67 उपग्रह है, 67 उपग्रह है, इसके हो जाते हैं 62 उपग्रह, इसके हो जाते हैं 27 उपग्रह, इसके हो जाते हैं 14 उपग्रह। इसमें से जो दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस मंगल के, ये डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौर मंडल में। और ये जो मंगल ग्रह है ये पृथ्वी के जस्ट बाद में है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। इससे जानने से पहले जान लीजिए बीच में जो पिंडनुमा संरचना है, ढेर सारे पिंड घूमते रहते हैं, आकाशीय पिंड, जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हें ही बोला जाता है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये भी जो होते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। पूछा जाता है वे आकाशीय पिंड जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ये भी एक क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये 1 मीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक के भी बड़े होते हैं। और समय समय पे ये जो होते हैं जब भी
शुद्ध ग्रह जो है हमारे पृथ्वी पे कभी टूट करके या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होने से जब ये पृथ्वी को आकर्षित होते हैं और पृथ्वी पे जो 5 मंडल होते हैं, सौर मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, इसमें जब ये पहुंचते हैं मध्य मंडल में तो ये जल करके राख हो जाते हैं। तो जब ये जल जाते हैं इन्हें उल्का बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे ऐसे जलते हुए जाने, तो ये जब जल जाते हैं इन्हें उल्का बोला जाता है। अगर ये पूर्ण रूप से नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो ये शुद्ध ग्रह होते हैं जो गलती से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर ये पृथ्वी की ओर चले जाते हैं और इसके वायुमंडल में मध्य मंडल में पहुंचते हैं ये जल के नष्ट हो जाते हैं, तो इन्हें उल्का कहा जाता है। अगर पृथ्वी गिर जाते हैं इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह की। ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की। इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान दीजिएगा। इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये गैस का गोला है। ध्यान दीजिएगा इतना सब ये जो ग्रह है सब ठोस है, बाकी ये जितने भी ग्रह हैं सब गैस फॉर्म में होते हैं। तो ये गैस का गोला होता है, गैस का गोला होता है और ये पीले रंग का दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह की संख्या होती है, उपग्रह की संख्या होती है ये 67 होती है। इसी का एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं ज्ञानी मेढ़ या ज्ञानी मेढ़ बोला जाता है। ये जो होता है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो एक ज्ञानी मेढ़ है। तो ज्ञानी मेढ़ जो उपग्रह है ये बृहस्पति पर पाया जाता है, सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है? ज्ञानी मेढ़ है। तो ये सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? ये सूर्य का एक चक्कर 10 वर्ष में लगाता है। सूर्य का चक्कर 10 वर्ष में लगाता है, जबकि 10 नहीं 12 वर्ष में लगाता है। और इसका जो घूर्णन होता है ये अपने अक्ष पे सबसे तेजी के साथ घूमता है। जितने भी 8 ग्रह हैं सबसे तेज घूर्णन गति इसी का होता है। ये 10 घंटे में जो है अपना एक घूर्णन पूरा कर देता है। तो बृहस्पति जो होता है 10 घंटे में अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर देता है और इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। दोनों ध्यान दीजिएगा, सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं, जबकि अपने अक्ष पे सबसे तेज के साथ घूमता है। सबसे तेज सूर्य का चक्कर लगाता है बुध। सबसे देर में कौन सा चक्कर लगाता है? वरुण। सब अपने अक्ष पे सबसे तेजी के साथ कौन घूमता है? सबसे तेजी के साथ कौन घूमता है? बृहस्पति। और सबसे धीमा घूमता है शुक्र। ध्यान दीजिएगा, सबसे धीमा जो घूर्णन है ये शुक्र का है और सबसे तेज जो अपने अक्ष पे घूर्णन गति है ये है बृहस्पति का, इसीलिए जाना भी जाता है। अगर इस पर कोई पिंड गिरे तो ये ऐसे धंसते हुए अंदर चला जाता है, अंदर चला जाएगा और इसका प्रेशर अंदर इतना ज्यादा होता है वो पिघल के क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ये गैस का गोला होता है जिस पे कोई भी गिरे ऐसा नहीं है इस स्थिर रहेगा, क्योंकि ये सॉलिड है नहीं, ये गैस के फॉर्म में होता है। तो कोई भी चीज गिरने के बाद ये अंदर जाता है और अंदर इसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा होता है वही वो नष्ट हो जाता है, जल करके खत्म हो जाता है। तो ये है बृहस्पति के बारे में। 66 उपग्रह हैं इसके, 66 उपग्रह हैं। इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह है इसका ज्ञानी मेढ़ जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है। इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में ही उपग्रह पाए जाते हैं, पीले रंग का होता है। अब आगे बात कर लेते हैं शनि ग्रह की, सैटर्न की। शनि ग्रह की सबसे बड़ी खासियत होती है इसके चारों ओर प्रकाश मंडल के छल्ले पाए जाते हैं और इस प्रकाश मंडल के छल्ले होते हैं इनकी संख्या 7 होती है। पूछा जाता है कि शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ये प्रकाश मंडल के छल्ले होते हैं जो कि चारों तरफ क्या होते हैं? एक चक्र बनाए रहते हैं। शनि ग्रह अगर आकार की बात करें तो बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है जिसे हम लोग शनि कहते हैं। इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये भी आपका क्या है? गैस का गोला है। ये सब जो है चारों ग्रह गैस के क्या है? गोले हैं और गैस से मिलकर बने होते हैं। और इसके जो उपग्रह होते हैं ये होता है 62 उपग्रह होते हैं इसमें। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है? यह है बृहस्पति।
इसके बाद कौन सा है शनि। शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। ये टाइटन जो होता है ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला है गैनीमेड, पहला कौन सा उपग्रह है गैनीमेड, जबकि दूसरा कौन सा उपग्रह है टाइटन, जो कि लगभग बुध के आकार के बराबर है। तो शनि के जो 62 उपग्रह हैं उसमें से एक उपग्रह है टाइटन, जो कि पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका आकार जो है बुध ग्रह के बराबर है। तो ये जो शनि है इसके चारों छल्ले पाए जाते हैं और ये जो होता है छल्ले की संख्या 7 होती है। अब बात कर लेते हैं वरुण की। अरुण की इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं रहता। ये जो होते हैं इसके उपग्रह की संख्या है 27 और ये जो होता है ये अपने अक्ष से सूर्य की तरफ इतना ज्यादा झुका रहता है इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। आगे लास्ट में है वरुण जिसे हम लोग नेपच्यून कहते हैं, नेपच्यून बोला जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस इतना ज्यादा पाया जाता है इसके कारण इसका रंग हरा होता है। ध्यान दीजिएगा। और के बारे में तो जान लीजिए, इसका जो गति है जो वार्षिक गति है ये पश्चिम से पूर्व की ना होकर के पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो अरुण और शुक्र दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करते हैं और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। अरुण और शुक्र जो होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ये जो ग्रह है सबसे लास्ट में है, सबसे दूर है सूर्य से और इसमें वायुमंडल में इसके मीथेन की मात्रा इतनी ज्यादा है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है, इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य का चक्कर सबसे देर में लगाते हैं, लगभग 600 साल बहुत समय लगता है इसको एक चक्कर पूरा करने में और इसकी गति भी बहुत धीमे होती है। तो ये हो गया सामान्य जानकारी ग्रहों के बारे में। अब जान लेते हैं जो उपग्रह है चंद्रमा, इसके बारे में थोड़ा कुछ चीजें हैं पानी से उसको जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये जो होता है पृथ्वी के साथ ही गति करता रहता है। इसका जो घूर्णन गति है और जो समय है पूरा गति का घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों एक है और दोनों पूरा करता है 27 घंटा 8 मिनट में, 27 दिन 8 घंटा। तो जो इसका चंद्रमा का घूर्णन गति परिभ्रमण और परिक्रमण गति दोनों एक होता है। ये जितने समय में अपने अक्ष पे घूमता है उतने समय में पृथ्वी का एक चक्कर भी लगाता है। तो पूछा जाता है कि चंद्रमा का घूर्णन गति कितना है, 27 दिन 8 घंटे। इसका पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, तो 27 दिन 8 घंटे। यही कारण है 27 दिन के कारण ही जो चंद्रमा होती है इसकी 27 कलाएं होती हैं। तो जैसे कि पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा हो गया, तो इसका जो गति है ये चक्कर लगाने में ये 27 दिन 8 घंटा है और ये अपने अक्ष पे भी 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण होता है कि हम चंद्रमा के सिर्फ और सिर्फ 57% भाग या कहीं 59% भाग में लिखा रहता है, सिर्फ हमें इतना भाग ही दिखाई देता है। हम चंद्रमा के संपूर्ण भाग को नहीं देख पाते हैं। इसके जो दूसरे साइड होता है ये अंधेरा रहता है, जिसे हम लोग शांति सागर कहते हैं। शांति सागर बोला जाता है। यही शांति सागर को ही सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी बोला जाता है। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी बोला जाता है, ट्रांसक्विलिटी कहते हैं, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी बोला जाता है। और इसी शांति सागर जो है ये चंद्रमा के पीछे वाला भाग होता है जहां अंधेरा होता है और धूल भरे कण होते हैं, इकट्ठा हुए रहते हैं, उसे ही शांति सागर बोला जाता है। इसी शांति सागर पर ही 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और इसके साथ ही 2 लोग जो है इसी शांति सागर पर ही उतरे थे।
कौन उतरा था? नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे जब मनुष्य पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा था। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। किसके द्वारा? अपोलो 11 यान से गए थे और ये गए थे सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी पे उतरे थे, जिसे हम लोग शांति सागर कहते हैं। वहां धूल भरी आंधियां आती हैं और उन्हीं धूल भरी आंधियों को ही शांति सागर कहा जाता है। ये कहाँ होते हैं? ये चंद्रमा के दूसरे हिस्से में होते हैं। जो चंद्रमा होता है ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग होता है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 1 है, इसका लगभग 1/81 जो भाग होगा, छोटा सा भाग होगा, इसका द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान होगा। और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 भाग होता है। अगर किसी व्यक्ति का भार जो होता है यहाँ पे 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर जाएगा इसका भार 10 किलो केजी का हो जाएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 भाग है। यहाँ वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी पर, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम होता है जिससे जो वहां गैसें होती हैं उसका जो पलायन वेग होता है वो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इतना कम होता है, 38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पलायन वेग, तो वहां कोई गैस रुकती ही नहीं, वो उड़ के चली जाती है अंतरिक्ष में। जबकि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और यहाँ पे गैसें रुकती भी हैं, इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, यहाँ गैस रुकती है और यहाँ वायुमंडल पाया जाता है। जबकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6वां भाग होता है। इसका जो पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इतना कम पलायन वेग होता है कि कोई भी गैस इसके पलायन वेग से को पार करके, इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है और यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। हम चंद्रमा पे बात नहीं कर सकते हैं, वहां पे अगर कोई बम लगे आवाज सुनाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ये सब बातें हैं चंद्रमा से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं और आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा जान लीजिए चंद्रमा से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम लोग देखते हैं। क्या होता है सुपर मून, ब्लू मून? यहाँ देखिए सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है। ध्यान से देखेंगे जब कभी पृथ्वी से चंद्रमा इतना पास आ जाए कि बहुत ज्यादा चमकीला प्रतीत हो, जब कभी पूर्णिमा के समय ये जो है पृथ्वी काफी पास में आ जाता है और काफी ज्यादा चमकीला प्रतीत होता है, तो इस मून को चंद्रमा को कहते हैं सुपर मून बोला जाता है। ऐसा तब होता है उस कंडीशन में ये जो चंद्रमा होता है ये अपने आकार में 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है। इसकी चमक क्षमता होती है ये 30% तक बढ़ जाती है और ये बहुत बड़े आकार में दिखाई देगा, बहुत चमकता हुआ दिखाई देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा और इस प्रकार के चंद्रमा को हम लोग कहेंगे सुपर मून बोला जाता है। तो सुपर मून कहा जाता है। और ब्लू मून जो होते हैं जब किसी एक महीने में एक पूर्णिमा के दिन जो पहला चंद्रमा दिखाई देगा तो उसे सुपर मून, अगर दूसरा चंद्रमा दिखाई दे उसे ही हम लोग कहेंगे ब्लू मून बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा जब एक ही महीने में दो जो है पूर्णिमा लगे, तो दूसरी पूर्णिमा की जो चंद्रमा होती है उसे हम लोग ब्लू मून कहेंगे। जबकि जब चंद्रमा पृथ्वी काफी पास में आ जाती है, बड़े आकार में दिखाई देती है, हम लोग सुपर मून बोलते हैं। इस आकार में, इस कंडीशन में इसका साइज और चमक काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये है चंद्रमा से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी। और ये जो चंद्रमा है इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, इसका स्वयं का प्रकाश चंद्रमा का नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और परावर्तित कर देता है पृथ्वी की ओर, जिससे हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो दूरी है ये 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। और चंद्रमा के प्रकाश से परावर्तित होकर प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। तो पूछा जाता है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? ये 3,84,000 किलोमीटर है। और 27 दिन में ये चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर देता है।
और इसका ना तो वायुमंडल है और ना ही इसका जो द्रव्यमान है ये पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81वां भाग है। तो इतना संबंधित हो गया, ये जो है ग्रह उपग्रह से संबंधित हो गए। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हम जानते हैं आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। इस जो क्षुद्र ग्रह है इसके अंदर आंतरिक ग्रह, इसके बाहर बाह्य ग्रह, ये सब गैस है, ये सब सॉलिड है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। हमने एक एक करके सबको देख लिया। अगर हम सवाल पूछे कि स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य क्या है? एक तारा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। अब देखिए कौन से 2 ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल का है। पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, जो कि मंगल का है। पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का है, यानी मेडे। किस उपग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? शनि के पाए जाते हैं। आगे आगे किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किसको भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो ये सब शुक्र से बनी है। और कौन से ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रहा है? एक शुक्र हो जाएगा, दूसरा अरुण हो जाएगा। किसे हरा ग्रह कहेंगे? वरुण को कहेंगे। इसका हरा रंग किस कारण होता है? मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है। शुक्र ग्रह का जो गर्म होता है किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। आगे आगे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को बोला जाता है। ऐसा सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है? पृथ्वी है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। मंगल का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। धूमकेतु क्या होते हैं और उच्चल तारा क्या होता है? इसको भी देख लीजिए। धूमकेतु और इसे कहा जाता है उच्चल तारा। जो ऐसा नहीं है कि सौरमंडल में और भी आकाशीय पिंड हैं जो कि घूमते रहते हैं गैस गोले के रूप में, जो कि यहाँ टुकड़े के रूप में अलग हो जाते हैं, ये घूमते रहते हैं। और जबकि यही जो गैस के गोले होते हैं ये सूर्य की ओर गुरुत्वाकर्षण बल को आकर्षित हो जाते हैं, तब ये जो है सूर्य की तरफ जाने लगते हैं और पीछे ये गैस नुमा जो है ऐसे कुंडनुमा संरचना छोड़ते जाते हैं। इसे ही कहा जाता है धूमकेतु, या इसे कहा जाता है उच्चल तारा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है उच्चल तारा वो है हेली उच्चल तारा, हेली धूमकेतु, जो कि 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। 1986 में दिखाई दिया था। अब उम्मीद है कि 1986 में दिखाई दिया था, अब दिखाई देगा 76 वर्ष बाद, दैट इज 2062 में ये हेली जो धूमकेतु तारा है, उच्चल तारा है, ये हमें दिखाई देगा। ये गैस के गोले होते हैं जो सूर्य के आकर्षण बल के कारण आकर्षित हो जाते हैं और सूर्य को जाते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने पीछे जो है कुष्ठमा संरचना छोड़े जाते हैं, हमको दिखाई देता है ऐसा, और इसे कहा जाता है उच्चल तारा या धूमकेतु बोला जाता है। तो जो जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के विखंडन से ही बने हैं। ये अगर इसका क्या होता है कि चूंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है सूर्य का, तो जितने भी ग्रह हैं कोई भी 2 पिंड हो आपस में एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल के द्वारा खींचे रहते हैं। अगर पिंड बहुत बड़ा है छोटे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। यही कंडीशन होता है सूर्य और ग्रहों में। इसका आकार बहुत छोटा होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है, क्योंकि ये भी अपने आकर्षण बल से खींचता है, जितने ग्रह हैं ये भी अपना आकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन चूंकि सूर्य का द्रव्यमान और आकार ज्यादा बड़ा है, इसको चाहिए कि अपनी तरफ खींच करके जितने भी ये ग्रह हैं सबको अपने अंदर समाहित कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि त्वरणीय गति के कारण जो है ये जो होते हैं, जो इसका एक्स्ट्रा आकर्षण बल होता है इसको त्वरण गति में कन्वर्ट कर देते हैं और ये चक्कर लगाने लगते हैं। तो जो सूर्य का एक्स्ट्रा आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसको गति को कराने में। अगर ये गति करना बंद कर दें तो ये सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और सूर्य में जाके समाहित हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। सूर्य अगर हम पृथ्वी से तुलना करें तो सूर्य का जो आकार है, जो इसका व्यास है, इतना ज्यादा बड़ा है कि सूर्य होता है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है?
13 लाख गुना बड़ा है और इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 109 गुना बड़ा है। तो अगर इसका व्यास 1 है, इसका व्यास 109 गुना बड़ा है सूर्य का, और सूर्य जो होता है ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सूर्य है ये कितना बड़ा है। तो चाहे सबको खींच के अपनी तरफ समाहित कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो इसका एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बल है, ये गैस को, ग्रह को उसकी तरफ आकर्षित न होकर के इसको गति कराने में लग जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के खींचे, उसको खींच के अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन अगर वो गति करने लगा तो हमारा जो एक्स्ट्रा बल है उसको गति कराने में लग जाता है। यही कारण होता है कि जितने भी ग्रह हैं सबकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है, लेकिन इस सूर्य में नहीं जा पाते हैं क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको गति कराने में खर्च हो जाता है। तो ये है, यही सब है। क्योंकि और जो सूर्य है ये जो होता है 13 लाख गुना बड़ा है, और इसका अगर व्यास की बात करें 109 गुना बड़ा व्यास है पृथ्वी के व्यास की तुलना में। तो पूरे सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु है ये सूर्य ही है। तो इतना हो गया सौरमंडल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।